हेलो दोस्तों, आज अपना टेस्ट नंबर 5 है। मतलब जो पिछले साल के जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं उसका अपन सॉल्यूशन कराते हैं इस चैनल पर। तो दोस्तों आज का जो मोटिवेशन जो लाइनें हैं वो है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो दोस्तों कोई भी इंसान अगर कोई भी ठान लेता है कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसको प्राप्त करने के बाद ही उसको चैन आना चाहिए। उससे पहले वो लक्ष्य से मतलब भटकना नहीं चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों आपको मेहनत और जिद और भगवान से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए आपके लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों चलते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप ये क्वेश्चन सारे जो अभी हाल ही 2022 वनपाल का जो पेपर था और वन रक्षक का पेपर था उसका सॉल्यूशन चल रहा है, और इसके बाद हम हर पेपर का सॉल्यूशन करेंगे जो भी पिछले साल में हुए और अभी करंट में हो रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर है गोकुल भाई भट्ट। इसके की पॉइंट्स के बारे में अपन जानेंगे। राजस्थान का एकीकरण कितने चरण में हुआ? आपके से क्वेश्चन पूछा जाए तो 7वां चरण है। कितना? 7 चरण में हुआ है। इसकी प्रथम चरण कब बना? 18 मार्च 1948 को। इसका नाम क्या रखा? मत्स्य संघ। द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को बना। इसका नाम रखा पूर्वी राजस्थान। तृतीय जो चरण है इसका जो बना था ये 18 अप्रैल 1948 को, संयुक्त राजस्थान इसका नाम रखा गया। चौथा जो चरण बना 30 मार्च 1949 को, व्रत राजस्थान इसका नाम बना। पांचवा जो चरण है 15 मई 1949 को, इसका संयुक्त व्रत राजस्थान नाम रखा। जो छठा वाला चरण है उसमें 26 जनवरी 1950 राजस्थान 26 जनवरी 1950 को बना, छठा चरण। सातवां जो चरण है उसका जो बना था 1 नवंबर 1956 को, और आधुनिक राजस्थान इसका नाम था। और दोस्तों अगर आपको इस जो चरण बने हैं इनके मंत्र के अगर नाम याद करने तो एक छोटी सी ट्रिक है जो जीत सर के द्वारा बताई गई थी। तो देखो, जैसे मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो, तो माँ से मार्च, और इस माह से मार्च, और ये अ से अप्रैल, माँ से मार्च, और म से मई, और ज से जनवरी, और न से नवंबर। तो दोस्तों आपको इजी से याद रखना 18 25 18 डेट याद रखनी है। तो क्या रखोगे आप? 18 25 18, 30 15 26, 30 15 26 1। ये दो चरण आपको 7वां चरण के याद हो जाएंगे, इसके मंत्र भी याद हो जाएंगे। और पहले जो 3 चरण थे वो 1948 में हुए, 2 49 में हुए, 1 49 में हुआ, और लास्ट का जो 7वां वाला चरण है वो 56 में हुआ। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? तो इसका आंसर है आपके करौली। कहाँ है? करौली में कुंवर मदन सिंह है उनके द्वारा नेतृत्व किया गया था, जो करौली में आंदोलन हुआ था। इसके की पॉइंट्स के बारे में जानते हैं, आंदोलन के नाम से, और जानते हैं कि कौन सा आंदोलन हुआ और किसने नेतृत्व किया। तो बिजोलिया किसान आंदोलन बहुत प्रमुख है, जो कम से कम चला है 44 वर्ष तक चला है। बिजोलिया किसान आंदोलन 1918 विजयसिंह प्रतीक में किया था, जो सेकंड चरण था उसकी बात कर रहे हैं। बेगू किसान आंदोलन 1921 में हुआ है, बेगू किसान आंदोलन 1921 में, और राम नारायण चौधरी उनका नेतृत्व किया था। मारवाड़ किसान आंदोलन 1923 में हुआ है, जय नारायण व्यास उनके जो नेतृत्व करता है उनका नाम है जय नारायण व्यास। बीकानेर किसान आंदोलन 1925 में हुआ, दरबार सिंह के नेतृत्व में। और महाजन किसान आंदोलन 1934 में हुआ। दुधवा खारा किसान आंदोलन यह आपके हनुमान सिंह व मगाराम वेद के द्वारा, दुधवा खारा जो आंदोलन है वह हनुमान सिंह व मगाराम वेद के द्वारा नेतृत्व में किया गया। बरहड़ और बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी का जो किसान आंदोलन 1926 में, पंडित नेनूराम शर्मा। आपको पता है कि हाड़ोत्री प्रजामंडल की संस्थापक भी नेनूराम शर्मा है।
और जो कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी वो नैनोराम शर्मा, और इनके साथ एक व्यक्ति का और नाम आता है अभिनंद हरिगा। गुजर किसान आंदोलन 1936 में हुआ। भंवरलाल जमादार, गोवर्धन चौकीदार और राम निवास ये तंबोली। अलवर किसान आंदोलन 1921 और अलवर किसान आंदोलन द्वितीय 1923 ये माधव सिंह और गोविंद सिंह के बीच में हुआ। अब ये फर्स्ट ग्रेड में एक और सवाल पूछा गया है दोस्तों, ये जितने प्रजामंडल दिख रहे हैं इसी से ही, कि ये भरतपुर प्रजामंडल जो किसान आंदोलन है 1931 में हुआ है। अब ये पूछा गया था कि भोजी वन रक्षक भी जो 12 तारीख का जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसमें पूछा गया भोजी लंबदार किस आंदोलन से संबंधित है, तो इसका आंसर था भरतपुर किसान आंदोलन। अलवर भरतपुर मेव किसान आंदोलन 1932 में हुआ, मोहम्मद अली के नेतृत्व में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों जालोर के जो चौहान वंश हैं उनके संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर होगा आपके कीर्तिपाल। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर होगा कीर्तिपाल। तो जालोर के जितने भी चौहान वंश जो संस्थापक हुआ है वो कीर्तिपाल हुआ है। और इनके की पॉइंट्स के बारे में जानते हैं कि इसके आसपास नज़दीक और कौन से सवाल घूमते हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं। की पॉइंट्स ये होते हैं कि देखो चौहान वंश के बारे में अगर अजमेर के चौहान वंश माने तो देखो इम्पोर्टेंट जितने भी राजा हुए अजमेर के चौहान वंश के बारे में, तो वसुदेव, अजयराज, अर्णोराज जिन्होंने अर्णो सागर झील भी बनाई है, विशलदेव चौहान और पृथ्वीराज तृतीय चौहान। अजमेर के ये चौहान सबसे इम्पोर्टेंट है। और आपको ऐसा भी पूछ सकता है, बोर्ड का पैटर्न ज़्यादातर रहा है और जो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम आने वाला है और उसमें ऐसा ये सेट का भी आएगा, इसमें बोर्ड का ये रीति रही है कि एक वंश दे देगा, उसके अनुसार जो राजाओं के क्रम हो गए वो पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि अजमेर के वसुदेव, अजयराज, अर्णोराज, विशलदेव चौहान और पृथ्वीराज चौहान इनके मतलब क्रम वाइज ये एक के एक बाद शासक आए, बीच में आए पर ये इंपॉर्टेंट राजा की श्रेणी में। नाडोल का भी पूछा जाता है, 2 एग्जाम में नाडोल के चौहान है उनकी बात की गई है। तो लक्ष्मण, अहिल, पृथ्वीपाल, अश्वराज, अलहन और केलहन, ये जो नाम आपको याद रखना है कि आपको पूछ ले लक्ष्मण, अहिल, पृथ्वीपाल, अश्वराज, अलहन और केलहन किससे संबंधित है, कौन से चौहान वंश की शाखा से संबंधित है, तो आपको याद होना चाहिए नाडोल के जो चौहान हैं उनकी शाखा से संबंधित है। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये भी हमारे वनपाल का पेपर का क्वेश्चन है कि लील टांस के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा कन्हैयालाल सेठिया। क्या हो जाएगा, कन्हैयालाल सेठिया। की पॉइंट्स के बारे में जानते हैं कि कन्हैयालाल सेठिया की और अलग अलग क्या करती रही हैं और क्या कविता संग्रह रहा है। कन्हैयालाल सेठिया, इनका जन्म सुजानगढ़ चूरू में हुआ है। इनकी करते हुए कविताओं के संग्रहण होगा मेरा युग इम्पोर्टेंट है, दीप किरण प्रतिबिंब भी इम्पोर्टेंट है, वन फूल और ये मिंजर, माएड्रो, हिलो, सबद और रमणियारा सोटा, ये नीचे वाले चारों आपको याद रखने हैं दोस्तों। कन्हैयालाल सेठिया की जो कविता संग्रह है वह है मिंजर, माएड्रो, हिलो, सबद, रमणियारा, छोटा। तो ये कन्हैयालाल सेठिया जो हैं उनकी कविता संग्रह हैं। और मेरा युग याद रखना है क्योंकि हर एग्जाम में किसी न किसी एक की कविता संग्रह या कृतियाँ पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले के प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। वनपाल का पेपर है। अब इसका घनत्व सबसे कम हमारे जैसलमेर इसका आंसर हो जाएगा। की पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। ये की पॉइंट्स आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और आपके जो एग्ज़ाम में जो ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके की पॉइंट्स से बनेंगे और रिपीटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं। सर्वाधिक घनत्व वाले जिले, जैसे पहला है जयपुर। जयपुर में जनसंख्या कितनी है, 1 किलोमीटर मतलब दायरे में 595, दौसा 496 नहीं 55 जयपुर का, फिर दूसरा भरतपुर 503,
फिर तीसरा दौसा आ जाता है 476 पे, अलवर आ जाता है 438 पे, और धौलपुर आ जाता है 398 पे। तो जब भरतपुर, दौसा, अलवर और धौलपुर, तो याद कैसे करोगे? जयपुर भरतपुर, जयपुर भरतपुर दौसा अलवर धौलपुर, जयपुर भरतपुर दौसा अलवर धौलपुर। और न्यूनतम वाले जिले हैं जैसलमेर सबसे कम 17, फिर बीकानेर 78 लोग, फिर बाड़मेर 92, फिर चूरू 147 और जोधपुर 161। तो आपको जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर याद रखना है दोस्तों। क्या रखता है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। वन रक्षक जो 12 तारीख का जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा था निम्न में से, ये तो पूछा गया था जैसलमेर वाला, ये तो वनपाल में, और ये पूछा गया 12 तारीख वाले पेपर में वनपाल, वन रक्षक के जो अभी रद्द हुआ है। पूछा गया था कि निम्न में से 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम घनत्व वाले जिलों का क्रम बताइए। तो उसका आंसर था जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब राजपूताना की रियासत के साथ 1818 की संधि हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग था उनका गवर्नर जनरल। की पॉइंट्स के बारे में जानते हैं कि जब लॉर्ड हेस्टिंग था तो उसमें किसकी सहायता से की थी, किसकी मध्यस्थता से की थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो मेटकॉप की मध्यस्थता से राजपूताना जो रियासत थी उनके साथ संधि बनाई गई थी। पहली प्रथम रियासत थी जो करौली थी और वहाँ का राजा हरबख्श पालसिया 9 नवंबर 1817 को। फिर द्वितीय रियासत कोटा ने की, फिर वहाँ का जालिम सिंह था 26 दिसंबर 1817 को। फिर तृतीय जो रियासत थी जोधपुर और वहाँ का राजा था मानसिंह 6 जनवरी 1818। फिर चतुर्थ जो चौथी रियासत थी उदयपुर और भीम सिंह वहाँ के शासक थे 13 जनवरी 1818। तो प्रथम रियासत की बात करें तो करौली की आएगी और अंतिम रियासत की बात करें तो सिरोही। ये आपको याद रखना है, प्रथम और अंतिम। प्रथम करौली तो वहाँ का राजा हरबख्श पालसिंह, अंतिम सिरोही तो वहाँ का राजा शिव सिंह। कब हुआ? 11 सितंबर 1823 को। अब ये दोस्तों आपको दो याद रखना है। अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया कि जो भी अंग्रेज थे, ठीक है, तो राजपूताना रियासत में उनकी छावनियाँ कितनी थी? ठीक है, तो 6 छावनियाँ थी। तो दोस्तों अभी ये भी पूछ ले कि अंग्रेज द्वारा स्थापित रियासत कौन कितनी थी? तो 2 रियासतें, एक तो आमिर खान पिंडारी के नेतृत्व में टोंक में स्थापित किया था, दूसरा झाला मदन सिंह के नेतृत्व में झालावाड़ में स्थापित की थी। तो 2 रियासत थी, टोंक और झालावाड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह स्थित है। तो सुपर क्रिटिकल 2 श्रेणी है, एक तो इसका आंसर होगा छबड़ा और चाबड़ा और सूरतगढ़। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और बात जानते हैं दोस्तों। ये जो मैंने आपको 5 और 6 बताए, ये जो भी की पॉइंट्स बता रहा हूँ, इससे हर एग्जाम में अगर ताप प्रोजेक्ट से बना दिया सवाल, थर्मल पावर से बना दिया, तो इनमें से ही आएगा। और आएगा क्या? सुमेलित करना। गूढ़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, गूढ़ा कहाँ है? बीकानेर में, ऐसे याद रखना है। बरसिया कहाँ है? बीकानेर में। गिरल कहाँ है? बाड़मेर में। और गिरल वाला आपको याद रखना है कि अभी हाल ही एग्जाम में आया है कि गिरल ताप विद्युत परियोजना कहाँ है। तो दोस्तों कई कंफ्यूजन होता है, गिरल हो गया, गूढ़ा हो गया, एक वो और आता है उसका कंफ्यूजन रहता है। तो गिरल ताप परियोजना, गिरल आते ही बाड़मेर को राइट मानना है। छबड़ा 12 में है और कपूरड़ी और झालीपा विद्युत परियोजना बाड़मेर में है। कई बार क्वेश्चंस अभी हाल ही में ये भी क्वेश्चंस देखने को मिला है कि कपूरड़ी झालीपा विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो ये दोस्तों बाड़मेर में, बीकानेर में नहीं है, बाड़मेर में। छबड़ा वाला आपको याद है, सूरतगढ़ वाला आपको याद होगा, श्रीगंगानगर। पर गिरल वाला आपको मोस्टली याद रखना है और कपूरड़ी झालीपा विद्युत परियोजना ये आपको जरूर याद रखना है। ये गिरल और कपूरड़ी झालीपा विद्युत परियोजना दोनों बाड़मेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? अब मानमोरी का शिलालेख जो कर्नल जॉन स्टोन ने इंग्लैंड जाते वक्त पानी में फेंक दिया था,
तो ये हमारे चित्तौड़ से संबंधित है। मानमोरी का शिलालेख चित्तौड़ से संबंधित है। की फैक्ट्स के बारे में जानते हैं और अदर शिलालेख के बारे में जानते हैं कि इसके की पॉइंट्स और कौन से शिलालेखों से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अपराजित शिलालेख उदयपुर से संबंधित है। कुंभलगढ़ शिलालेख कुंभलगढ़ राजसमंद से संबंधित है। ये कर्ण सभा अभिलेख थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मौर्य शासकों की जानकारी मिलती है कर्ण सभा और कर्ण सभा कोटा। ये पहले कभी पटवारी में क्वेश्चन आ रखा है कि कर्ण सभा अभिलेख किससे संबंधित है, कोटा से, और इनकी जानकारी किससे मिलती है, इनमें किनकी जानकारी मिलती है, तो मौर्यों की जानकारी मिलती है। जो मौर्य के कितने भी शासक हुए हैं उनकी जानकारी मिलती है। गोसुंडी शिलालेख वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और चित्तौड़ से है और गठियाला जोधपुर से है। गठियाला शिलालेख जोधपुर से है। प्रतिहार शासक ककुक का उल्लेख है। अब देखो दोस्तों, ये जो गठियाला अभिलेख ना 2 एग्जाम में पूछा गया। अभी जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया गठियाला अभिलेख किससे संबंधित है, जोधपुर से। या ऐसा पूछा गया कि ककुक से संबंधित कौन सा अभिलेख है, गठियाला अभिलेख। लैब असिस्टेंस में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा अभिलेख ककुक से संबंधित है, तो उसका आंसर भी गठियाला था। तो दोस्तों मैंने ये जहाँ तक एनालिसिस किया है, अनुभव किया है कि बोर्ड जो क्वेश्चंस बनाता है उसके आसपास घूमने वाले ही क्वेश्चंस ज़्यादातर रिपीट करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। थार का महोत्सव 2022 राजस्थान के किस जिले में किया गया, तो थार हमेशा कहाँ मिलता है, बाड़मेर में। बाड़मेर में इसका मतलब आयोजन किया गया। ये अभी वन रक्षक के क्वेश्चन है, वन रक्षक जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है। और इसके की पॉइंट्स के बारे में भी जान लेते हैं कि इसके अलावा और क्या बना। अब थार बना दिया तो और भी बना सकता है। मारवाड़ जोधपुर में मनाए जाते हैं, मत्स्य अलवर में, शीतकालीनी माउंट आबू में। याद रखना शीतकालीन का मनाया जाता है, माउंट आबू में। पतंग 2023 में उत्सव होने वाला है, वो अजमेर में मनाया जाएगा। याद रखना पतंग उत्सव 2023 में मतलब मनाया जाएगा अजमेर में, आपको याद रखना है दोस्तों। ऊंट उत्सव 2023 में बीकानेर में, और मरु जैसलमेर में, थार बाड़मेर में। राजस्थान फेस्टिवल जयपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अंतिम, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो इसका आंसर होगा भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है और झालावाड़ वाला दुर्ग है, वो दुर्ग इसकी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। एक क्वेश्चन में पूछता है एग्जाम बोर्ड कि ओदक किससे का तात्पर्य क्या है। अब ओदक का तात्पर्य जल दुर्ग ही है। और एक एग्जाम में पूछा है कि जल दुर्ग निम्न में से कौन सा है, तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। इसके की पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। देखो, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को 9 भागों में विभक्त किया गया है। एरन दुर्ग जहाँ कांटों कठोर पत्थरों से निर्मित होता है। दुर्ग खाई कांटों तथा पत्थरों से निर्मित होता है। उदाहरण के लिए रणथंभौर दुर्ग और चित्तौड़ दुर्ग एरन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, रणथंभौर और चित्तौड़ दुर्ग। धावन दुर्ग मतलब मरुस्थलीय वाला क्षेत्र दुर्ग, ये दुर्ग जो चारों ओर रेतीले टीले स्थित हो, जैसे जैसलमेर पर वाला, बीकानेर वाला, नागौर वाला, ये जो दुर्ग हैं ये धानवे दुर्ग हो रहे हैं। अब ओदक दुर्ग इसे जल दुर्ग भी कहते हैं। अब आपको ये भी पूछ लिया जाए कि धानवन दुर्ग किससे संबंधित है या इसका तात्पर्य क्या है, तो मरुस्थलीय दुर्ग। ओदक दुर्ग का तो पूछ गया। जल दुर्ग ये चारों ओर क्या होता है, पानी पानी होता है। जो गागरोन का झालावाड़ दुर्ग और भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो चित्तौड़ में आ रखा है ना, वो भी इसकी श्रेणी में आता है। फिर चौथा जो है गिरि दुर्ग, ये पर्वत एकांत किसी पहाड़ की स्थित में होता है तथा इसमें जल संचय का अच्छा प्रबंध होता है, मतलब जल स्टोर कर सकते हैं। गिरि दुर्ग, गिरी होगी, पहाड़ियाँ होगी, तो जल भी अच्छा एकत्रित होता है। उदाहरण के लिए कुंभलगढ़, मांडलगढ़, तारागढ़ अजमेर वाला, जयगढ़, नाहरगढ़, अचलगढ़, मेहरानगढ़, ये सारे गढ़ कहाँ है, गिरि दुर्ग वाले श्रेणी में आते हैं।
ये सारे गढ़ जो देखो, कुंभलगढ़, मंडलगढ़, तारागढ़, जयगढ़, नाहगढ़, अचलगढ़, मेहरानगढ़, सारे गढ़ गिरिदुर्ग की श्रेणी में आते हैं। सैन्य दुर्ग पांचवा, ये व्यू रचना चतुर वीरों को व्याप्त होने से अभेद्य हो और दुर्ग सर्वश्रेष्ठ समझते, मतलब जहाँ सैन्य दुर्ग, मतलब जहाँ मतलब सैनिकों को रखा जाता है, वह सैन्य दुर्ग। सराय दुर्ग, जिसमें वीर सदा साथ देने बंधुजन रथ, मतलब जो राजा होता है उसका जो सहयोगी होते हैं वो ज़्यादातर वहाँ बंधुजन अपने रहते हैं। वन दुर्ग, जो चारों और वनों से ढका हुआ हो, कांटेदार वृक्ष हो, जैसे सिवाना का दुर्ग और त्रिभुवन दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग। चारों और वन से ढका हुआ हो ना, जैसे रणथंभौर दुर्ग, सिवाना का दुर्ग, ये मारवाड़ की कुंजी रही है, मतलब शरण स्थली रही है सिवाना का दुर्ग। और त्रिभुवन का दुर्ग, ये भी वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। पारिक दुर्ग, वे दुर्ग जो चारों और बहुत खाई हो, जैसे लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर दुर्ग, लोहागढ़ भरतपुर वाला। अब पारिक दुर्ग, जिसके चारों ओर ईंटें और मिट्टी से बनी हुई दीवारें और सुदृढ़ परकोटा हो, जैसे चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ का दुर्ग, ये पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों आज का जो जितने भी क्वेश्चंस थे वो सॉल्यूशन हो चुका है। और दोस्तों आपको अगर ये क्लास अच्छी लगती, ये टेस्ट जो चल रहा है, मैं जितने भी ओल्ड जो पेपर है ना उसके ही क्वेश्चंस लूँगा, इसके अलावा किसी के भी क्वेश्चंस नहीं लूँगा। और उसके आसपास जितने भी क्वेश्चंस बन रख सकते हैं वो क्वेश्चंस बनाऊँगा। और दोस्तों अगर ये हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।